Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 24 फरवरी 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सूडान को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। दोस्तों यहाँ पे आपको 5 देशों के नाम दिए गए हैं। नंबर 1 अजरबैजान, नंबर 2 किर्गिस्तान, नंबर 3 तजिकिस्तान, नंबर 4 तुर्कमेनिस्तान और नंबर 5 उज्बेकिस्तान। इन 5 देशों में से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 5 ओनली, या ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर सी 3, 4 एंड 5 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर को शेयर करती हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आज थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया था वीडियो को बनाने में, प्रेजेंटेशन को तैयार करने में, तो इस वजह से जो इंडेक्स है वो नहीं लग पाया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इंडेक्स हो या ना हो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हमारे लिए जो मेन मैटर का है वो है कंटेंट, वो तो आपको मिलेगा ही वीडियो में। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम थंबनेल वाले टॉपिक की। तो दोस्तों नासा और जापान दोनों एक बहुत अद्भुत सा एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट यहाँ पर ये दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे। अब लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च करने के पीछे की जो वजह है वो और भी इंटरेस्टिंग है, वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत सारे सोर्सेज दिखा देता हूँ। हर जगह पर इसकी चर्चाएं हो चुकी हैं, इवन द हिंदू भी इसको मेंशन कर चुका है। जापान बहुत जल्द ही दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट यानी वुडन सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। और ये जैसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट तैयार होगा और ये काम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा तो दोस्तों एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी ये होने वाला है। मैं आपको इसके बारे में भी हर एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सैटेलाइट का नाम क्या रखा गया है, तो नाम है लिग्नोसेट। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चन बन सकता है इग्नोसेट हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है, तो ये दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट। ठीक है, तो दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट आपको ये देखने को मिलेगा लिग्नोसेट। इसके अंदर में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, क्योंकि लकड़ी का तैयार किया है, तो ऐसी कौन सी लकड़ी है दोस्तों, तो अभी जो सैटेलाइट तैयार हुआ है वो मैग्नोलिया नाम की लकड़ी से तैयार किया गया। और इस मैग्नोलिया को जापानीज़ के अंदर में हुनोकी के नाम से जानते हैं। ये लकड़ी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत मानी जाती है, स्टेबल मानी जाती है। जो हमारी अंतरिक्ष की कंडीशन है उस कंडीशन को ये मात दे सकती है ना। तो ये सारे फीचर्स ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले चेक किए जाएंगे। और इसमें हम कुछ और लकड़ी की टेस्टिंग भी करने वाले हैं। होगा ये कि दोस्तों आने वाले समय पर 3 लकड़ियाँ और हैं जो कि यहाँ कहीं ना कहीं स्पेस के अंदर में सबसे बेहतरीन साबित हुई हैं। एक है अर्मेंस बर्च, दूसरी है यहाँ पर जापानीज चेरी और तीसरी है मैग्नोलिया बोवेट। तो अभी के लिए दोस्तों मैग्नोलिया वाली लकड़ी का यूज़ किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, ध्यान रखना। ये सैटेलाइट जो तैयार किया गया है लकड़ी का, वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े साइज़ का है, जैसे आप नॉर्मली देखते हो सैटेलाइट जो बनते हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी होते हैं। ये सैटेलाइट छोटा सा है, जो कॉफ़ी का मग होता है, एक कप होता है बेसिकली, उसके बराबर सैटेलाइट को रेडी किया गया। क्योंकि अभी हमारी प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी एक बार ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए, हम देख सकें कैसा इम्पैक्ट रहता है इसका, लकड़ी किस तरीके से काम कर पाती है, उसके बाद हम इसको बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन दिमाग में आएगा, जब कहानी अच्छी खासी चल रही है, हम आराम से सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई।
उसके पीछे के दोस्तों कई सारे रीजंस हैं। अब रीज़न नंबर 1 अगर आप देखोगे तो हमारे अंतरिक्ष के अंदर जो स्पेस जंक है बेसिकली, या कह सकते हो स्पेस डेब्री बोलते हैं उसको, यानी अंतरिक्ष का कचरा जो है वो लगातार बढ़ता चले जा रहा है। अब होता दोस्तों यहाँ पर यह है कि देखो, पिछले 50 सालों में हम लोगों का जो सैटेलाइट लॉन्च करने का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। दुनिया भर की कंट्रीज़ लगातार सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर रही हैं। अब जो सैटेलाइट लॉन्च हो रही है उसकी एक लाइफ तो होगी ना, 10 साल, 15 साल, या मैक्सिमम 20 साल या 25 साल। उस समय के बाद में वो जो सैटेलाइट है वो ख़राब हो जाएगा। अब उस सैटेलाइट में एल्यूमिनियम वगैरह का यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। अब ख़राब होने के बाद में, टूटने के बाद में दोस्तों, उस सैटेलाइट का सारा जो कचरा है, बोल्ट्स हैं या एल्यूमिनियम वगैरह के जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, वो सब अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वही जो जंक है स्पेस का उसको मैनेज करना है, और वो हम लोग अपने इस वुडन सैटेलाइट से कर पाएंगे। अभी मैं इसके पीछे के और डिटेल्स भी आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है स्पेस में क्या है, वैक्यूम है। अब वैक्यूम होने की वजह से जो लकड़ी हम भेजेंगे, लकड़ी ना तो वहां पे गलेगी ना ही सड़ेगी, सिंपल सी बात है। और अगर हम यहाँ पर इन वाले सैटेलाइट्स की बात करते हैं, जब ये कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, ये पृथ्वी के आगे आगे पीछे स्पेशली कह सकते हो पूरी तरह से कचरा जमा रहा है। और ऐसे ये रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी कि आने वाले समय में जो हमारी पृथ्वी है उसके आसपास इस तरीके का एक बहुत बड़ा छल्ला नजर आएगा। हमारी पृथ्वी ऐसी दिखाई पड़ेगी। कहोगे देखने में तो खूबसूरत लग रही है, क्या दिक्कत है? तो दोस्तों यहाँ पर बस खाली आपको ये ना जो आर्टिफिशियल इमेज नजर आ रही है इसमें खूबसूरत लग रही है। अगर हम इसका रियल इमेज देखेंगे कैसी नजर आएगी, तो दोस्तों वो ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। यानी जितना भी कचरा है यहाँ पर सैटेलाइट्स का, वो सारा कचरा इस तरीके से हमारी पृथ्वी के आगे पीछे एक छल्ला बना देगा, एक रिंग बना देगा। तो हमें इसी स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंक से हम लोगों को लड़ना है। उसके लिए ये जो वुडन सैटेलाइट है इसके ऊपर जो प्रॉपर टेस्टिंग है वो आज के समय पर की जा रही है। अब इस वुडन सैटेलाइट के कई सारे इंपॉर्टेंस भी हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली के साथ साथ अगर आप देखोगे एक चीज़ और है, आपको पता होगा जो ये अंतरिक्ष के अंदर जब हम लोग यहाँ पर सैटेलाइट्स भेजते हैं, जब ये टूट जाती है, कचरा बन जाती है, तो कई बार ना हमारे पृथ्वी की साइड ये गिरना शुरू होती है। तो पृथ्वी की साइड जब गिरती है तो हमारी जो ओजोन लेयर है दोस्तों, उस ओजोन लेयर के ऊपर एल्यूमिनियम का एक बुरा इंपैक्ट पड़ता है, और वही ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी को सीधा जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज है, जो हार्मफुल रेज होती हैं, उससे बचाती है। अब वही रेज सीधा ओजोन लेयर ही डैमेज हो रहा है उस एल्यूमिनियम से। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो सोल्यूशन है इसका भी एक निकल कर आएगा कि हाँ भाई जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पहली बात तो यह एनवायरमेंट को सपोर्ट बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी ये सैटेलाइट। दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी होता है कि जब ये सैटेलाइट ऊपर से गिर रही होती हैं, ठीक है, इनकी कुछ हार्मफुल एक्सीडेंट्स भी नज़र आ सकते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन यह है कि भाई जब हम लकड़ी की सैटेलाइट यूज़ करेंगे, अगर वो पृथ्वी की साइड में गिरना शुरू भी होती है तो ऊपर ही ऊपर में जल्द से जल्द वो जलकर ख़त्म हो जाएगी, राख में बदल जाएगी। तो नीचे गिरने का जो जितना भी डर है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और एक ऑब्वियस सी बात है, नया सा इनोवेशन भी रहेगा, कई सारी जानकारियाँ हमको आने वाले समय पर मिलेंगी भी। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से आज के समय पर जो वुडन सैटेलाइट है वो यूएसए का नासा और साथ ही साथ में जापान का जो जाक्सा है, JAXA नाम की जो उनकी स्पेस एजेंसी हैं, वो मिलकर काम कर रही हैं। और हो सकता है जल्दी यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा सके, क्योंकि इसकी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं जो कचरा है, जो डेब्री है स्पेस के अंदर में, वो कम होगा। अब कचरा कम होगा तो उससे एक देखो एक डर बैठा हुआ है लोगों में। अब एक थ्योरी हमारे पास में केसलर सिंड्रोम की। केसलर सिंड्रोम क्या बोलता है? केसलर सिंड्रोम ये बोलता है कि जिस तरीके से, जिस गति से हम आज के समय पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, सैटेलाइट्स की भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो मलबा जमा हो रहा है, वो मलबा आने वाले समय पर एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जितनी सैटेलाइट हमारी काम भी कर रही है ना, वो सब बर्बाद हो जाएंगी। कैसे भाई? आपस में देखो, जब सैटेलाइट टूट रही है ना और जो मलबा घूम रहा है, जो तैर रहा है, वो कई गुना ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर तैर रहा होता है अंतरिक्ष में। अगर मान लो वो किसी सैटेलाइट के साथ में टकराया तो सैटेलाइट यहाँ पर क्रैश हो गई। जब वो सैटेलाइट फूटी तो उसके टुकड़े टूटे, टूटने के बाद वो किसी दूसरे सैटेलाइट को लग गए, ठीक है, फिर वो टूट गई, फिर वो टूटने के बाद किसी तीसरे सैटेलाइट को लग गए। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे की सारी जो सैटेलाइट्स है वो बर्स्ट हो जाएंगी, सारी सैटेलाइट्स आपस में भिड़ जाएंगी।
सब बेकार हो जाएगा। तो एक केस्लर सिंड्रोम जैसी चीज़ भी हो सकती है बेसिकली, यहाँ पर ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए भी ये जो सैटेलाइट्स हैं, स्पेशली जो वुड की तैयार की जा रही हैं, वो हमारी हेल्प कर सकती हैं। अब देखेंगे आगे क्या क्या और भी इनिशिएटिव्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सब समय के साथ में डिस्कस किया जाएगा। बट अभी जो न्यूज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी है। और लकड़ी का नाम ध्यान रखना, मैग्नोलिया, जिसका यहाँ पर अभी के समय पर यूज़ किया गया है। चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज की द हिंदू न्यूज़पेपर में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसकी चर्चाएं हर जगह हुई है, और यहाँ पर हम थोड़ा स्पेशल तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो के अंदर आपको मैं एक ओवरऑल 360 डिग्री में सारा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में बैठो जहाँ पे करंट अफेयर पूछा जा रहा है तो आप रेडी रहो कि भाई हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है। अब दोस्तों द हिंदू में एक्सप्लेनर सेक्शन में पब्लिश हुआ था एक जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में, जिनका नाम है फली एस नारीमन। तो ये व्यक्ति लगातार चर्चाओं में बने हुए थे पिछले कुछ दिनों से। रिसेंटली यहाँ पर इनकी डेथ हुई है उसकी वजह से। इनका जन्म होता है 10 जनवरी 1929 में, अभी मृत्यु हुई है 21 फरवरी 2024 को, ठीक है। और आज हमारी 24 फरवरी, यानी आज से 3 दिन पहले। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो पर्सनैलिटी है वो लगातार न्यूज़ में बनी हुई है। लॉ के मामले में हमारे देश के अंदर जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए हैं, केसेस आए हैं, उनमें यहाँ पर इन पर्सनैलिटी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है दोस्तों। तो कौन थे यहाँ पर नारीमन, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने के लिए है। तो यहाँ मैंने जैसा आपको बताया, एक ज्यूरिस्ट, एक सीनियर एडवोकेट थे यहाँ पर फली एस नारीमन, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। डेथ होते समय पर इनकी एज थी लगभग 95 के आसपास। इनका जो पूरा करियर है दोस्तों, इसमें यहाँ पर इन्होंने लगभग 75 साल सीधा लॉ यानी कि कानून के अंदर सर्व किया। एज अ लॉयर इन्होंने सर्व किया, एज अ सीनियर एडवोकेट बने ये सुप्रीम कोर्ट के, तब यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से सर्व किया। मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी में जो यहाँ पर जितना भी इनका करियर रहा, इतना 70-75 साल का, उसमें से लगभग 50 साल तो ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनकर सर्व करते रहे। तो इस वजह से ये पर्सनैलिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होने वाली है। क्यों? क्योंकि इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हमारे इतिहास में रहे। लेकिन उन केसेस पर आएंगे उससे पहले यहाँ पर इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और जान लेते हैं। वनडे एग्जामिनेशन के साथ साथ यूपीएससी में, प्रीलिम्स में या कई सारे एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पर्सनैलिटी है, इन्होंने अपना जो एक लीगल करियर यानी कि लॉ के अंदर जो अपना करियर शुरू किया था, ये 1950 में किया था, जब इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एज अ एडवोकेट बेसिकली एनरोल किया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर इनका जो स्टैचर है वो ग्रो करने लगा, और बाद में दोस्तों यहाँ पर इनको एक सीनियर एडवोकेट का पद दिया गया 1961 के अंदर। फिर बाद में यहाँ पर ये न्यू दिल्ली पहुँच गए, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया 1972 के अंदर। और इसी 1972 के अंदर जो नारीमन थे, ये एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। इस तरीके से यहाँ पर यानी कि गवर्नमेंट की साइड से कुछ जो केसेस है उसको रिप्रेजेंट करने लगे। फिर बाद में जब इमरजेंसी लगी देश में 26 जून 1975 में, उसके बाद जो है इन्होंने रिजाइन कर दिया। साथ ही साथ में यहाँ पर ये वो पर्सनैलिटी हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 1991 में, और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2007 में। तो नारीमन वो व्यक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने कई सारी जो किताबें हैं वो लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर एक किताब का फोटो आपको दिख रहा होगा, बिफोर मेमोरी फेड्स, ठीक है, ये इनकी किताब है, एक ऑटोबायोग्राफी है इनकी। उसके अलावा द स्टेट ऑफ द नेशन, इंडियाज लीगल सिस्टम, कैन इट बी सेव्ड, उसके अलावा यहाँ पे गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके थ्रू करे गए हैं। प्लस इनके बेटे जस्टिस रोहिंटन एफ नारीमन, ठीक है, ये भी यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह सर्व कर चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में ये बातें क्लियर हो गई दोस्तों। अब ये तो बेसिक कुछ पर्सनल डिटेल्स थी, अब आता है मेन मुद्दा। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा समय लॉ के अंदर में सर्व किया, तो इनसे संबंधित कई सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, बहुत सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो नारीमन से संबंधित जो लैंडमार्क केसेस है उसमें से सबसे पहला केस है दोस्तों 1967 का आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हम इस केस को डिस्कस करते हैं पॉलिटी के अंदर में, ठीक है। तो इस केस के दौरान भी दोस्तों नारीमन जो है यहाँ पर इस केस की सुनवाई इन्होंने की थी। इस केस में एट द लास्ट क्या निकलता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना ऑर्डर सुनाया था जहाँ पे बोला था जो पार्लियामेंट है कैन नॉट कर्टेल फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि आपको पता है हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे पास में हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों इस पर्टिकुलर केस को लेकर क्या हुआ था, बेसिकली एक पेटिशनर थे जिन्होंने 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में एक तरीके से इसको चैलेंज किया।
और चैलेंज करने के बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो क्या होता है, जो नारीमन थे वो पिटिशनर के साथ में खड़े थे, पिटिशनर के बिहाफ में इस मैटर को देख रहे थे। फिर केस आया, 11 जज की बेंच बैठी और उस बेंच ने यहाँ पर फाइनली डिसाइड किया कि भाई आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सही है और इसके तहत जो पार्लियामेंट है वो किसी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है उसको नहीं छीन सकती, फंडामेंटल राइट आपके सुरक्षित रहेंगे। तो इस केस के अंदर में यहाँ पर क्या था, एक कह सकते हो इंपॉर्टेंट रोल था नारीमन जी का। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कई सारे और केसेस आए। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेजियम सिस्टम वाला पूरा मुद्दा देखा होगा। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जैसे आज अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में किसी जज को अपॉइंट करना है तो उसके लिए हमारा कॉलेजियम सिस्टम काम करता है। वैसे कॉलेजियम सिस्टम में हमारे 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई। तो टोटल ये 5 मेंबर्स होते हैं और यही 5 मेंबर्स क्या करते हैं दोस्तों, बाकी सारे जजेस को अपॉइंट करने का काम करते हैं। तो इस कॉलेजियम सिस्टम का एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज अगर कॉलेजियम सिस्टम में ये 5 मेंबर हैं तो एक समय पर ये 5 मेंबर नहीं हुआ करते थे। इस सिस्टम का इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1981 में सबसे पहला फर्स्ट जज केस होता है और 1991 में मतलब कि 1981 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग के दौरान पर केवल और केवल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके हाथ में सारे मैटर्स हुआ करते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही यहाँ पर बाकी सारे जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो किया करते थे। लेकिन बाद में दोस्तों इसमें कुछ और जजेस ऐड करे गए, जैसे सेकंड जज केस आया 1993 का। उस केस में यहाँ पर नारीमन जी का एक इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर पहले जज केस को ओवररूल करते हुए कॉलेजियम सिस्टम के अंदर में स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। स्ट्रेंथ बढ़ा के बोला गया भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ठीक है, इसमें 2 जजेस और होंगे यानी टोटल 3 लोग होंगे जो कि मिलकर क्या करेंगे, हमारे जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड जज केस था। अब इसमें भी इनका रोल था। अब सेकंड जज केस के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक थर्ड जज केस आया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कॉलेजियम सिस्टम में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, 4 जजेस और एक सीजीआई। ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें से अभी तक सेकंड जज केस जो हुआ था उसमें तक अभी तक केवल कॉलेजियम सिस्टम में 3 लोग हैं, 3 मेंबर हैं, है ना। अब क्या होता है, 3 मेंबर से बात नहीं बनी, तो जो थर्ड जज केस था 1998 के अंदर में, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन फिर से कॉलेजियम को एक्सपैंड किया और एक्सपैंड करते हुए यहाँ पर 2 जजेस ऐड हो गए। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो थे ही पहले से, 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे, अब 2 और बढ़ा दिए गए। तो टोटल यहाँ पर 4 जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के और एक सीजीआई हो गए। तो ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में और बाकी किन जजेस का अपॉइंटमेंट होना है। ठीक है, तो थर्ड जज केस के अंदर भी यहाँ पर जो नारीमन थे इनका एक इंपॉर्टेंट रोल हमको देखने को मिला था। ये केसेस दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इन केसेस को साइड में करें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनजेएसी, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ये क्या था? अब दोस्तों पता है, यहाँ पे मैंने आपको कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पढ़ाया और कॉलेजियम सिस्टम जब काम कर रहा है तो यहीं पर कई सारे लोगों के थ्रू कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना की गई, क्योंकि आपको पता है भैया सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई नया जज बनना है तो उस जज को बनाने के लिए यही कॉलेजियम सिस्टम सबसे मेन काम करेगा, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के ही सीजेआई हैं प्लस यहाँ पे 4 हमारे सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं। अब एक तरफ लोगों ने प्रश्न उठाए इसी सिस्टम के ऊपर कि भाई ये तो 5 लोग खुद ही सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग कर रहे हैं और ये आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे जजेस का अपॉइंटमेंट। तो अगर आपस में डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जैसी चीज़ों को अपनाया जाएगा, यानी कि अपने ही जो यहाँ पर करीबी लोग हैं जिनको ये आगे बढ़ाना चाहेंगे वही केवल जज बन पाएगा। बाकी अगर कोई टैलेंटेड व्यक्ति होगा तो वो जज नहीं बन पाएगा, क्योंकि यही 5 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। ये क्रिटिसिज्म किया गया कॉलेजियम सिस्टम का, और क्रिटिसिज्म करने के बाद में दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर एनजेएसी बनाने की मांग उठने लगी। क्या बनाने की मांग उठी? एनजेएसी, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब एनजेएसी बना भी दिया गया। 2014 में पूरा एक कानून आया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का कि भाई इसमें केवल जजेस नहीं होंगे, कुछ और अदर मेंबर्स भी होंगे जो सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे अपॉइंट होगा। अब दोस्तों यहां पर होता यह है कि ये तो बड़ा बवाल हुआ कि भाई कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके एनजेएसी बनाई जाए, मांग उठने लगी। लेकिन यह केस भी सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास में आया और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को नारीमन ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन्होंने सीधा सीधा एनजेएसी के मामले को खत्म कर दिया। बोला कि भैया एनजेएसी जैसी कोई चीज नहीं बनेगी, क्योंकि अगर ये एनजेएसी बना तो इससे जो हमारा एक मेन चीज है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी। क्योंकि आपको पता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में
अगर आप देखोगे बेसिकली तो इंडिया के अंदर में जो हमारे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों की सेपरेट पावर्स हैं, तीनों इंडिपेंडेंट आपको देखने को मिलेगा। और जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए भी। और अभी एनजेसी अगर बनता तो इसमें यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के मेंबर्स भी आ रहे हैं, 6 पर्सन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सब मिलकर यहाँ पे डिसाइड करेंगे अपॉइंटमेंट कैसा होने वाला है। तो उसी चीज़ को, ये जो पूरा का पूरा मैटर है सुप्रीम कोर्ट में जब गया, तो जो नारीमन थे इन्होंने यहाँ पर एनजेसी को ख़त्म करने की बात की कि भैया एनजेसी जैसी कोई चीज़ नहीं बनेगी क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को नुकसान पहुँचाएगा। तो ये केस भी इन्होंने देखा हुआ था। मैं आपको बस खाली दिखा रहा हूँ मोटा मोटा कि यहाँ कौन कौन से बड़े बड़े केसेस, जो मेजोरिटी ऑफ केसेस है वो यहाँ पर इन्होंने हैंडल किए या वहाँ पर इनका रिप्रेजेंटेशन था। और इन्हीं केस में कुछ और एक और इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पर इनके पास में आया था, वो था भोपाल गैस ट्रेजेडी का। भोपाल के अंदर गैस के जो आपने पता होगा एक दुर्घटना हुई थी, है ना, वो केस था बेसिकली यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो एक सीनियर एडवोकेट थे नारीमन जी, ये इस केस में अपीयर होते हैं और यूनियन कार्बाइड कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के तहत कह सकते हो कि 426 मिलियन डॉलर का एक कंपनसेशन देने की बात करते हैं कि भाई जो ये गैस ट्रेजेडी हुई थी इसमें जितने भी लोगों की जान गई थी, क्योंकि ये ट्रेजेडी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। ये बात थी 2 से 3 दिसंबर की 1984 की रात में, जब इस फैक्ट्री से ये सारी गैस लीक हो जाती है। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसियानाइड गैस लीक हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ। बहुत बड़ा डिज़ास्टर, आप ये समझो कि लगभग 8,000 लोगों की जान तो 2 सप्ताह में चली गई थी। 8,000 नंबर बहुत बड़ा होता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 8,000 लोगों की जान चली गई। आज भी कई सारे लोग हैं जो इम्पैक्टेड हैं यहाँ पर उस गैस ट्रेजेडी की वजह से। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में यहाँ पर इस कंपनी से जो एक कह सकते हो कि बहुत बड़ा जो कंपोजिशन है वो दिलवाया गया, ताकि जो लोग हैं जो पीड़ित थे, जिनके फैमिली में कई सारे लोगों की जान गई, उन सबको यहाँ पर ये मुआवजा दिया जा सके। और 1989 में यूनियन कार्बाइड कंपनी एक सेटलमेंट डील पर पहुंच गई कि हाँ बिल्कुल हम यहाँ पर 470 मिलियन डॉलर आपको एज अ कंपनसेशन यानी मुआवजा देंगे, आप यहाँ पे जो भी पीड़ित हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये केस भी दोस्तों यहाँ पर नारीमन जी ने देखा हुआ था। ये केस हो गया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और केस है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। यहाँ पर इन्होंने एक और बेसिकली जो माइनॉरिटी राइट्स होते हैं, माइनॉरिटी राइट्स के सपोर्ट में यहाँ पर ये केस दोस्तों देखा गया था। और कोर्ट ने यहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स को सपोर्ट भी किया था। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जितने भी यहाँ पे हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक आपको देखने को मिलेंगे, उनकी हक जो है बेसिकली उसको लेकर ये पर्टिकुलर केस था। ठीक है, कि उनके लिए एक प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह यहाँ पर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत। और जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे माइनॉरिटी जो कैरेक्टर होता है किसी इंस्टीट्यूशन का वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये बेसिकली यहाँ पर इस कोर्ट के जजमेंट से निकल कर आया था पूरा मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनका रिप्रेजेंटेशन था। फिर उसके बाद में दोस्तों एक और केस हुआ था, जैसे नबम रेबिया एंड बमंग फेलिक्स वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर 2016 का केस था। यहाँ पे बोला गया कि जो गवर्नर हैं, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे। गवर्नर बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, है ना, तो उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे। तो आप पढ़ते ही हो पॉलिटी के अंदर भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, उसी के एड और एडवाइस पर यहाँ पे गवर्नर काम करेंगे। तो गवर्नर खुद से यहाँ पर अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर सकते। उसको लेकर ये पर्टिकुलर केस था। इस केस को यहाँ पर सुनवाई की गई। फिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट का एक केस यहाँ पर इन्होंने देखा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, आज तक न्यूज़ में रहता है ये। तो कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु का ये केस था। स्पेशली यहाँ पे जो कावेरी नदी है इसके पानी के बंटवारे को लेकर ये पूरा मुद्दा था। तो 2018 में यहाँ पर जो नारीमन थे वो कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, कर्नाटका को रिप्रेजेंट करते करते यहाँ पे कर्नाटका को काफ़ी ज़्यादा पानी भी दिलाया, क्योंकि एक ज़माने में जब यहाँ पर ये पर्टिकुलर केस की सुनवाई की गई थी तो कर्नाटका से ज़्यादा पानी दिलवाया जा रहा था तमिलनाडु को, 192 TMC के आसपास, यानी कि 1000 बिलियन क्यूबिक फीट के आसपास। अब यही यहाँ पर केस के अंदर में नारीमन ने क्या करवाया, जो एक कर्नाटका से पानी इतना सारा जा रहा था तमिलनाडु के अंदर में, ये पानी को कम करवाया कि भाई इतना नहीं, थोड़ा सा कम देंगे, है ना। तो थोड़ा पानी यहाँ पे कर्नाटका को मिल गया अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर कर्नाटका को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो ये बड़े बड़े केसेस मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको बड़ी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है इनके बारे में। कई सारे क्वेश्चंस आने वाले समय पर इनसे संबंधित बनने वाले हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस किया, अभी ये जो आर्टिकल अगर आप देखोगे ना तो छोटा मोटा सा है, इसमें दम नहीं है। ऐसे यहाँ पर आपको पीछे और भी आर्टिकल देखने को मिलेंगे।
तो जितने भी आर्टिकल और मैं आगे डिस्कस भी करूंगा उन सब में ये पीछे बैकग्राउंड डेटा आपको मिलता है। यह सारा बैकग्राउंड डेटा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। और ये सारा का सारा डेटा जो है दोस्तों हम आपको इस वाले पेड ग्रुप के अंदर में एक शानदार से पीडीएफ के अंदर कंपाइल करके देते हैं। ऐसा पीडीएफ जो कि प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। ठीक है, इस पूरे क्लास के जो ई नोट्स है वो आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ को संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसमें 100 से ज़्यादा पेजेस हो जाते हैं। उन्हीं पेजेस को दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप कह सकते हो कि 10 पेजेस 10 या 15 पेज में यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंटेंट आपका रेडी हो जाता है। ये जो पीडीएफ आपको दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर होता है, आपका स्टोरेज वगैरह का इशू खत्म हो जाता है। आपने करंट अफेयर की टेंशन फिर बिल्कुल खत्म ही कर देनी है, क्योंकि सारा कंटेंट इसमें स्टोर होता है, सिक्योर रहता है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ ओपन करो, डाउनलोड करो, पढ़ो और डिलीट कर दो। अनलिमिटेड ऑप्शन है आपके पास में। बट इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों जो फी पेमेंट है वो भी मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और गारंटी है कुछ दिनों बाद अमाउंट रिकवर हो जाएगा, आपको खुद फील होगा, बट जो बेनिफिट्स हैं वो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा कि किस तरीके के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर आप अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में एक और रेलिवेंट आर्टिकल है जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऐप आ चुके हैं, ऐसे एप्लीकेशंस जो आपको लोन दे रहे हैं सस्ते सस्ते दामों में और लोगों को उसी लोन के लालच में फंसा लेते हैं। तो ऐसे दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड लोन प्रोवाइड करवाने वाले ऐप्स के ऊपर में पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी एफएसडीसी के थ्रू। एफएसडीसी क्या है? यह है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी रिसेंटली मीटिंग हुई है 21 फरवरी को, जिस वजह से यहाँ पर यह न्यूज़ में है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई सारे डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। तो खबरों में क्या है, न्यूज़ क्या है हमारे पास में? न्यूज़ यहाँ पर यह है कि दोस्तों अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 28वीं मीटिंग होती है। इस 28वीं मीटिंग के अंदर में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, जो कि ऑब्वियस सी बात है इस मीटिंग को चेयर भी करती हैं, इस बॉडी को चेयर भी करती हैं, तो इन्होंने यहाँ पर जितने भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे बोला है कि भाई आप तुरंत स्टेप्स उठाओ और ये चेक करो जितने भी फ्रॉड एप्लीकेशंस आ चुके हैं मार्केट के अंदर में, जो फ्रॉड तरीके से स्कैम कर रहे हैं ऑनलाइन, यहाँ पर ऐप्स के थ्रू यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं गलत तरीके से, ऐसे कंपनियों को फटाफट बंद करो। ऐसे एप्लीकेशंस के ऊपर में तुरंत निगरानी रखो। तो ये पर्टिकुलर मैटर जो है अभी न्यूज़ में आ चुका है। तो इसी आर्टिकल के बेसिस पर हम समझेंगे, न्यूज़ की समरी समझेंगे, डिजिटल लैंडिंग का मामला क्या है वो समझेंगे, और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इस बॉडी से संबंधित क्वेश्चंस दोस्तों बन सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, नाम से ही पता चल रहा है जब हम बात करते हैं फाइनेंस की, यानी कि पैसों से संबंधित मैटर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे मैटर को स्टेबल और उसके मैटर से संबंधित जितने भी यहाँ पर इश्यूज हैं उसको हैंडल करने का काम करता है। ये है क्या दोस्तों? तो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि स्टैचुअरी बॉडी है। ठीक है, अब सॉरी स्टैचुअरी बॉडी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने स्टैचुअरी बॉडी बोल दिया। स्टैचुअरी बॉडी मतलब कि किसी कानून से बनाई गई हो, लेकिन ये किसी एक्ट से थोड़ी ना बनाई गई है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे सरकार ने इस बॉडी को बना लिया, ये स्टैचुअरी बॉडी नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और 2010 में इस बॉडी को हमने बनाया था। ठीक है, बाकी दोस्तों इस बॉडी को हमने कौन से डिपार्टमेंट के तहत बनाया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसी के तहत इसको रेडी किया गया है। बाकी बैकग्राउंड की बात करेंगे, हुआ ये था क्योंकि 2010 में इस बॉडी को क्यों बनाया गया? क्योंकि 2008 का समय तो पता होगा, 2008 में दुनिया भर में एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। तो जितनी भी हमारी सरकारें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस थी दुनिया भर की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में थी कि भाई जितने भी इकॉनमी है उसको हम रेगुलेट कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें। फिर उसी समय पर जो रघुराम राजन कमेटी थी, इन्होंने यहाँ पर अपना रिकमेंडेशन दिया कि भाई हमारे पास में इस तरीके की जो भी फाइनेंस से संबंधित जो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए। इंडिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए। ये बेसिकली रिकमेंडेशन आया, जिसके बेसिस पर, जिसके परिणाम स्वरूप अगर आप देखोगे तो एफएसडीसी नाम की जो बॉडी है वो बनाई गई।
और यही बॉडी क्या करती है, अब हमारे फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। इस बॉडी के कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, यानी कि इसमें कितने कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं, तो सबसे पहली जो दोस्तों बात आती है चेयरपर्सन की। तो चेयरपर्सन में हमें ध्यान रखना है कि इस बॉडी, जब बात हो रही है फाइनेंस की, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वही यहाँ पर इसकी चेयरपर्सन होती हैं। जैसे आज के समय पर निर्मला सीतारमण जी, जो कि यहाँ पर आज के समय की फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी ये चेयरपर्सन के पास में ये भी पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो लगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, वो अपने मीटिंग्स इस पर्टिकुलर बॉडी के मीटिंग्स में बुला सकते हैं। तो इसके चेयरपर्सन तो हो गए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। अब बाकी सारे सदस्यों की बात करें इस बॉडी के, तो बाकी सारे मेंबर में सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हो गए, दूसरा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हो गए, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी, फिर चौथा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के सेक्रेटरी, देन पांचवा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हो गए, फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो गए। उसके बाद जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी, उसके चेयरमैन हो गए। देन उसके बाद में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हो गए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हो गए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हो गए। तो ये सभी लोग दोस्तों यहाँ पर इस बॉडी के अंदर में मेंबर से ध्यान रखना, तो चेयरपर्सन हो गए अलग और बाकी सारे ये इस बॉडी में मेंबर्स होते हैं। इस मेंबर का सेक्रेटरी कौन होता है, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत जो एडिशनल सेक्रेटरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एडिशनल सेक्रेटरी हो गए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, वो यहाँ पर इसके एक एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका मैटर क्या डिस्कस करते हैं, फंक्शंस क्या हैं, तो ये तो अभी हम समझ ही चुके हैं भाई, ऐसी जो फाइनेंशियल संबंधित इरेगुलरिटीज़ है उसको हैंडल करना। अभी इनके पास में मैटर कौन सा है इस बॉडी के पास में, डिजिटल लैंडिंग का, कि भाई जो भी यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड लोन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, फिर लोगों को दिक्कतों में डाला जा रहा है जानबूझकर, ऐसे केसेस को तुरंत रोको, ऐसे एप्लीकेशंस को बैन करो, ऐसे एप्लीकेशंस को ढूंढो, उनकी लिस्ट तैयार करो। तो ये बात हो गई। अब बात है डिजिटल लैंडिंग एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों। तो डिजिटल लैंडिंग बेसिकली ऑनलाइन बेसिस पर उधार प्रोवाइड करवाना, ऑनलाइन यहाँ पर उधार लेन देन चल रहा है, वो यहाँ पर डिजिटल लैंडिंग कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब इसमें होता क्या है, डिजिटल लैंडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक पूरा तरीके से वेबसाइट तैयार किया हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जा रही है ना। और ये जो एप्लीकेशंस है लोगों को कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करके पूछते हैं यहाँ पर कि भाई आपको क्या पैसों की ज़रूरत है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और ऐसा नहीं है बड़े बड़े लोन्स प्रोवाइड करवाएं, नहीं, छोटे छोटे लोन, 10,000 2,000 से लेकर 10,000 तक के लोन, 20,000 तक के लोन यहाँ पर ये देने का काम करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसी डिजिटल लैंडिंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की ज़रूरत है इंडिया में। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि इंडिया में इस प्रकार के कई सारे अवैध तरीके के एप्लीकेशंस आ चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑलरेडी 2022 की एक रिपोर्ट है जिसके तहत बताया गया पूरे दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर इस तरीके से जो फ्रॉड वाले लोन ऐप्स हैं इनकी संख्या बढ़ गई है। और ऐसे दोस्तों 600 लोन एप्लीकेशंस हमको मार्केट में नज़र आ रहे हैं जो इलीगल हैं। ये खुद यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है। तो आपने भी सतर्क रहना होगा, बच के रहना होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशंस अपने जाल में आपको फंसा सकते हैं। जहाँ पर ये 2,000 से लेकर 10,000 तक के यहाँ पर यानी लो इनकम फैमिली को ये पहले टारगेट करते हैं, जिनको ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, लोन की नॉलेज नहीं है, उनको यहाँ पर बहला फुसला कर इस तरीके का लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। और अब जब लोन रिकवर करने की बात होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोन दिया है तो वो चुकाना भी पड़ेगा, तो लोन जब देते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्याज स्तर पर यानी हाई इंटरेस्ट रेट पर देते हैं। और हाई इंटरेस्ट रेट पर देने के साथ साथ दोस्तों जब लोन रिकवर करने की बात आती है, अब सपोज सामने वाला व्यक्ति अभी इस समय पर उसकी स्थिति नहीं है लोन चुकाने की, फिर उसको हैरेस करना शुरू कर देते हैं। इतना ज़्यादा हैरेस करते हैं कि वो व्यक्ति बाद में सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। कहोगे इतना गंभीर मैटर हो जाता है? हाँ बिल्कुल। ये देखो एक रिपोर्ट यही बताती है 2021 में लगभग 6 लोग ऑलरेडी आत्महत्या कर चुके हैं इसी हैरेसमेंट की वजह से। जो ये लोन वाले वापस रिकवर करने वाले एजेंट होते हैं ना, जान खा जाते हैं उसके हैरेसमेंट की वजह से। तो ये चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद यही जो एप्लीकेशंस है परमानेंट तो है नहीं, टेम्पररी बेसिस पर चल रही हैं। और लोन दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है लोन देने के लिए सारी डिटेल लेनी पड़ती है। पैन कार्ड का डिटेल हो गया, आधार कार्ड का डिटेल हो गया, और वो सारा डिटेल जो इन्होंने कस्टमर से लिया वो सब ये बाद में शेयर कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। चाइना के पास में सारी डिटेल्स पहुंच रही होती है दोस्तों, ये आप लोग देख पाओगे।
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब मामला इतना गंभीर है तो अभी तक क्या हमने कोई कदम नहीं उठाया इस प्रकार की डिजिटल लैंडिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी दोस्तों एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना रखा है और यहाँ पर बोला है कि भाई ऐसी जो कंप्लेंट्स हैं वो तुरंत दर्ज करवाई जाएंगी। अगस्त 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली गाइडलाइंस जारी की थी इस डिजिटल लैंडिंग को लेकर। फिर लास्ट ईयर की बात है, सितंबर 2023 में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पूरी मीटिंग रखी थी इस प्रकार के डिजिटल लैंडिंग इलीगल लोन ऐप्स के ऊपर में। ऐसे मामले को रोकने के लिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारे स्टेप्स उठाए हुए हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, ये रुक नहीं रहे। तो इसी के लिए फाइनली क्या किया गया, जो FSDC है जिसकी बात अभी हम कर ही रहे थे, जो पूरा मामला न्यूज़ में है, तो FSDC के स्कैनर के अंडर में आज के समय पर जो इलीगल ऑनलाइन ये लोन वाले ऐप्स हैं वो अभी न्यूज़ में आ चुके हैं, इनके अंडर में रहेंगे। अब उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी और देखा जाएगा और ऐसे ऐप्स के ऊपर में कंट्रोल लगाया जाएगा। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल। कई सारे लोगों को यहाँ पर समझने में काफ़ी तकलीफ आ रही थी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर इस पूरा मैटर को बढ़िया से समझ सके। चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये आर्टिकल हमारा अगेन GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं, फटाफट उसको कवर कर लेंगे, फिर अपना एडिटोरियल पर भी आएंगे, आज के न्यूज़पेपर के जो हमारे एडिटोरियल हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है सोलर मैक्सिमम के बारे में। दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये हमारे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं, तो GS पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के लिए रेलिवेंट टॉपिक है, सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हो कि हमारा जो सूर्य का अधिकतम वाला स्टेज और न्यूनतम वाला स्टेज है वो क्या होता है, वो जानेंगे। हुआ ये क्या है, पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो ब्लू कलर में डेटा होगा ये आपका खबर है, यानी कि न्यूज़ है। ये न्यूज़ इतनी काम की होती नहीं है, इस वजह से जो बैकग्राउंड डेटा होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल बैलेंस करके पढ़ाई जा रही है। तो हुआ यहाँ पर ये, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यहाँ पर बताया कि सूर्य की सतह के अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं और जल्दी क्या होगा, यहाँ पर सूर्य के अंदर में सोलर मैक्सिमम वाला जो स्टेज है वो नज़र आ सकता है। अब दोस्तों दो कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बोला, सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम, ये क्या होता है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान में रखना होगा, जो सूर्य का एक नेचुरल साइकिल होता है वो 11 साल का होता है, ठीक है। 11 साल तक यहाँ पर मैक्सिमम, 11 साल तक मिनिमम, इस तरीके से यहाँ पर इनका एक प्रॉपर साइकिल चलता है। प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं सूर्य की, तो ऑब्वियस ही बात है, एक बहुत ह्यूज साइज़ का आपको देखने को मिलेगा, जिसके पास में मास बहुत ही ज़्यादा हमको नज़र आता है ना। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहते हैं। प्लस एनर्जी जो है सूर्य के अंदर में वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है ना। चार्ज गैस आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब बात करते हैं सोलर मैक्सिमम की, तो सोलर मैक्सिमम में दोस्तों होता यह है कि सूर्य के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं और सोलर मिनिमम में जो सूर्य की एक्टिविटी हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सन स्पॉट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, सूर्य की जो एनर्जी है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी कि सोलर मैक्सिमम में जो सूर्य है वो थोड़ा ज़्यादा वॉयलेंट, ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा। वैसा नहीं है बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा, लेकिन ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। और सोलर मिनिमम में जो सूरज है वो बिल्कुल काम शांत रहता है, ये आप देख पाओगे। सोलर मिनिमम का फोटो है, बिल्कुल शांत है, लेकिन सोलर मैक्सिमम में आप देख पाओगे इस तरीके की कई सारी जो एनर्जीज हैं वो यहाँ पर जनरेट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, सोलर मैक्सिमम क्या होता है और सोलर मिनिमम क्या होता है। तो क्वेश्चन बन जाए आपसे कि भैया बताओ सोलर मैक्सिमम क्या है। सोलर मैक्सिमम वो सिचुएशन है जब सन के अंदर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमको नज़र आती हैं। सोलर मिनिमम वो सिचुएशन है जब सन के अंदर एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, लेकिन सन जो है वो थोड़ा सा ठंडा देखने को मिलता है। समझ गए, क्लियर हो गया दोस्तों। अब जो ये सन है, अगर आप देखोगे इसमें अगर सोलर मैक्सिमम, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम यानी कि एक्टिविटीज ज़्यादा हैं, ऊपर इसके सोलर फ्लेयर्स वगैरह निकल रही हैं, लपटें लगातार यहाँ पर सूर्य में से निकलती हुई नजर आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भयानक इस समय पर सूर्य हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके एक्सट्रीम इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे वेदर इवेंट्स के ऊपर में। होगा यहाँ पर यह कि जब दोस्तों इस तरीके से सोलर इरप्शंस होंगे तो इससे जो हमारे रेडियो कम्युनिकेशन है, हमारी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बना हुआ है, वो डिस्ट्रॉय होते हुए नजर आएंगे। समझ गए, सीधा यहाँ पर इम्पैक्ट में असर पड़ेगा हमारे अंतरिक्ष के अंदर में। और इसका जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स अगर कोई प्रेजेंट होगा तो उनके हेल्थ के ऊपर भी एक सीरियस इशू हो सकता है। तो ये होता है यहाँ पर हमारा सोलर मैक्सिमम का इम्पैक्ट, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन बने सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम क्या है, तो प्लीज़ आप इसका आंसर कर सकते हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट एक और आर्टिकल पर। यहाँ पे बात हो रही है EPFO की, दैट इज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये केवल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे न्यूज़ में बना हुआ है
और हमारे एग्जामिनेशन के लिए दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है यहाँ पर दोस्तों, एक बहुत पुराना केस ईपीएफओ का निकल कर आया है, जहाँ पे बताया जा रहा है 2018 में एक डेटा ब्रीच हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारा जो पर्सनल डेटा है वो कहीं ना कहीं लीक हुआ, चाइना के पास तक यहाँ पर डेटा यहाँ पर पहुँचा। इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर कुछ इश्यूज हमको देखने को मिल रहे हैं ईपीएफओ से संबंधित। अब क्या है, इसी वजह से ये जो न्यूज़, अब न्यूज़ हमारी इतनी काम की नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो ईपीएफओ है या ऑर्गेनाइजेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। तो क्या है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन? ये ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी मतलब इसको हमने एक एक्ट यानी कानून के माध्यम से बनाया हुआ है, और एक्ट का नाम है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इसी लॉ के तहत दोस्तों ईपीएफओ को तैयार किया गया। अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर हम बात करेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हमारा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है। ये मंत्रालय ध्यान में रखना है। तो ईपीएफओ की बॉडी के जो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो किसके पास में है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पास में है। अब बात है कि इसी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी बॉडी है, इसका पूरा एक बोर्ड यहाँ पे इसको कंट्रोल कर रहा होता है, और बोर्ड का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब जो ये बोर्ड है दोस्तों, इसके अंदर में भी सरकार के डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, है ना, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एम्प्लॉयर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे जिनका पैसा यहाँ पे जमा किया हुआ है। एम्प्लॉयर क्या करेगा? अकाउंट खुलवाएगा एम्प्लॉयज़ का, उसका थोड़ा पैसा जमा करेगा, गवर्नमेंट की साइड से थोड़ा पैसा मिलेगा, तो उसका पैसा इसमें इकट्ठा होगा। प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा, है ना, नौकरी में यहाँ पे जो कमा रहा है थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें जमा हो रहा है इसका। अब इससे क्या होगा? एट द लास्ट यहाँ पे उसको एक पैसा मिल जाएगा, जब वो रिटायरमेंट लेगा तो इकट्ठा कुछ अमाउंट मिल जाएगा, जिससे आगे की उसकी हेल्प हो जाएगी। तो ये यहाँ पर ईपीएफओ उस तरीके का हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। अब इसको चला रही है एक बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, और इस बोर्ड के अंदर कई सारे लोग हैं। हमारी भारत सरकार, स्पेशली केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, प्लस ये जो पूरा सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड है दोस्तों, इसको कौन चेयर कर रहा है? ये हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आ रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ओवरऑल पूरा ईपीएफओ इसी मंत्रालय के अंडर आता है। तो चाहे इसके अंदर चाहे जितने बोर्ड हो, चाहे कोई भी हो, वो सब इसी अंडर के आएगा, ठीक है, यानी कि इसी मंत्रालय के अंडर में आएगा। समझ गए? बात क्लियर हो गई दोस्तों? अब आगे आते हैं। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, ये क्या करता है? जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होते हैं, जितना भी प्रोविडेंट फंड यहाँ पर जमा हो रहा है, उसको एडमिनिस्टर करने का काम करना, पेंशन स्कीम को देखने का काम करना, इंश्योरेंस स्कीम को यहाँ पर देखने का काम करना। और अभी तक अगर आप देखोगे तो ईपीएफओ जो है, इसने कई सारे देशों के साथ में अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, यानी बाहर का व्यक्ति भी अगर कोई इस तरीके से यहाँ पर ईपीएफओ में अमाउंट जमा करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो वो कर सकता है, इसके स्कीम के बेनिफिट्स को उठा सकता है। तो ये जो स्कीम है ईपीएफओ की, ये इंडियन वर्कर्स को तो कवर करती है ना भाई। सिंपल सी बात है, इंडिया को कोई वर्कर है जो कंपनी में काम कर रहा है, तो कंपनी में जिसने रोजगार दिया है वो उसकी सैलरी से थोड़ा अमाउंट काट के ईपीएफओ में जमा करता चलेगा, गवर्नमेंट कुछ अमाउंट देगी। इस तरीके से लास्ट में उसके पास में कई सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। जब वो रिटायरमेंट लेगा तो वहाँ पे उसको हेल्प मिलेगी, जैसे पेंशन के समय पर होता है। पेंशन की तरह आप इसको समझ सकते हो। अब होता यह है कि जो स्कीम है ये इंडियन वर्कर को तो कवर करता है, उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल वर्कर हैं जिनके साथ में ईपीएफओ ऑलरेडी एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है, उनको भी कवर करता है। उनकी भी यहाँ पर हेल्प हो सकती है इस पर्टिकुलर स्कीम से। और ईपीएफओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर में। सिंपल सी बात है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, इतना इनफ डेटा प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगला एक और न्यूज़ यहाँ पर चर्चा में है, जहाँ पे बात कर रहे हैं परुवेता फेस्टिवल की। वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे फेस्टिवल्स को लेकर ऑलरेडी क्वेश्चंस पहले भी बन चुके हैं। तो ये फेस्टिवल है क्या, और पहली बात ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दोस्तों एक बॉडी है हमारे पास इंटेक नाम की, दैट इज़ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इस बॉडी ने कुछ कोशिशें की हैं कि भाई जो ये हमारा साल में फेस्टिवल होता है परुवेता फेस्टिवल, इसको यूनेस्को का एक पहचान दिया जाए, यूनेस्को का टैग दिया जाए। तो इस वजह से यहाँ पर ये फेस्टिवल न्यूज़ में है। इस फेस्टिवल को हम कुछ और नाम यानी कि मॉक हंटिंग फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों एक टाउन है जहाँ का नाम है अहोबिलम। ये टाउन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर नरसिम्हा गॉड ने, कह सकते हो, यहाँ पे जन्म लिया। ठीक है।
अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो अहोबिलम नाम का एक टाउन आपको नजर आएगा, वहीं पर कई सारे मंदिर हैं जो कि डायरेक्टली नरसिम्हा गॉड से संबंधित हैं। एक टेम्पल है श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, वो भी इसी टाउन में है दोस्तों। वहीं पर ये पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओवरऑल ये सेलिब्रेट ही यहाँ पर नरसिम्हा जी से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है, इसमें खास बात यह है कि हर एक सेक्शन के जो लोग हैं वो सब यहाँ पर मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इसमें चाहे वो कास्ट वगैरह हो, कास्ट वगैरह का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ना। हर एक कास्ट का व्यक्ति यहाँ पर इसको सेलिब्रेट कर रहा है। ये फेस्टिवल ही यहाँ पर एक कम्युनल हार्मनी का है। यहाँ पर रिलीजन का भी मैटर नहीं है, सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। बोला जाता है कि अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, फॉर एग्जाम्पल जो मुस्लिम्स हैं वो भी यहाँ पर प्रेयर ऑफर करते हैं हमारे लॉर्ड को। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इस वजह से इस फेस्टिवल को कम्युनल हार्मनी का एक फेस्टिवल बोला जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस जो त्यौहार है इसका ओरिजिन कैसे होता है। दोस्तों जो हमें स्टोरी बताई जाती है उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड विष्णु हैं, कल मैंने आपको लॉर्ड विष्णु जी के बारे में पढ़ाया था। लॉर्ड विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में आपको पढ़ाया था। तो वो जो 10 अवतार हैं उनमें से एक अवतार दोस्तों यहाँ पे नरसिम्हा भगवान भी हैं। ठीक है, तो जो नरसिम्हा है, मैन लायन जिनको हम बोलते हैं, तो इनका यहाँ पर इन्होंने अवतार लिया। इनका जो एक अवतार है ये कहाँ पे जन्म लिया, अहोबिलम के अंदर में। और यहीं पर क्या होता है, महालक्ष्मी जी का एक अवतार, महालक्ष्मी का जो अवतार है एक जिनका नाम हमको देखने को मिलता है वो है चेंचू लक्ष्मी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, नरसिम्हा और चेंचू लक्ष्मी इन दोनों की यहाँ पर शादी होती है। ठीक है, चेंचू लक्ष्मी बेसिकली एज अ ट्राइबल गर्ल जो है वो जन्म लेती हैं। समझ गए, तो इन दोनों की यहाँ पर जो ये वेडिंग है दोस्तों, उस वेडिंग को दर्शाता है यहाँ पर ये फेस्टिवल। समझ गए, तो फेस्टिवल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से बता दोगे। उसके अलावा दोस्तों कई सारी जगह पर और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। फॉर एग्जांपल अब यहीं पर, क्योंकि ये जो महालक्ष्मी का ही एक अवतार है चेंचू लक्ष्मी, इनकी वेडिंग को यहाँ पर दर्शाया गया है इस पूरे के पूरे फेस्टिवल के अंदर में। तो वहीं पर चेंचू ट्राइब्स जो रहती हैं, चेंचू ट्राइब बेसिकली एक अलग यहाँ पर सेक्शन है, कुछ और यहाँ पे आदिवासियों का यहाँ पर पूरा एक ग्रुप है। तो ये जो चेंचू ट्राइब है ये काफ़ी ज़्यादा मानते हैं इस फेस्टिवल के अंदर में। वो यहाँ पर इसको पूरे बिलीव के साथ में इस पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करते हैं। और एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो फेस्टिवल पर होता है क्या है, तो पूरे त्यौहार के समय पर बेसिकली मंदिर के अंदर जो यहाँ पर हमारे देवता रखे हुए होते हैं, जो स्टैचू है, उस स्टैचू को यहाँ पर वो मंदिर से बाहर लाते हैं। बाहर लाने के बाद अलग अलग जो वहाँ पर 32 चेंचू ट्राइबल विलेजेस, अलग अलग गाँव हैं, 32 गाँव जहाँ पर चेंचू ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। अहोबिलम की बात कर रहे हैं, अहोबिलम के आसपास जो अहोबिलम टाउन है ना, जहाँ पर ये मंदिर है मेन नरसिम्हा भगवान का, आसपास जो गांव है वहाँ पर आप कह सकते हो उस स्टैचू को लेकर वो ट्रैवल भी करते हैं। या आपने एक फ़ोटो देखा होगा इस तरीके से। ठीक है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर लेकर आसपास जाते हैं, घूमते हैं। 40 दिन तक इस तरीके से यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है वो चल रहा होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों, इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया। बाकी यहाँ पर जो ये चेंचूज़ हैं, वो चेंचूज़ जैसे मैंने बोला कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं यहाँ पर। तो इस फेस्टिवल के समय पर येलो कलर के यानी पीले कलर के जो वस्त्र हैं उसको धारण करते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, प्लस जो सेलिब्रेशन ब्रह्मचर्य है उसको यहाँ पर अपनाते हैं इस पूरे पीरियड के समय पर। और जो टेम्पल का जो स्टाफ है दोस्तों वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्लस जैसे मैंने बोला इस फेस्टिवल के अंदर में कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं नज़र आता। हर एक व्यक्ति यहाँ पर अलाउ है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। क्लियर हो गया। अब फेस्टिवल को थोड़ा सा अगर हम साइड में रख दें तो एग्जामिनेशन के लिए जो है चेंचू ट्राइब्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ट्राइब्स को लेकर जब भी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने तो हमेशा लोकेशन पूछी है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों चेंचू ट्राइब्स कहाँ पे पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर में। चेंचू ट्राइब्स की कुछ और कम्युनिटीज़ है वो तमिलनाडु, कर्नाटका और ओडिशा के अंदर भी देखने को मिलती हैं। चेंचू ट्राइब की जो नेटिव लैंग्वेज है वो यहाँ पर कह सकते हो कि द्रविडियन लैंग्वेज से बिलोंग करती है, जिसको चेंचू बोलते हैं। काफ़ी सारे तेलुगु भी बोलते हैं। बहुत सारे चेंचू ट्राइब के जो लोग हैं है ना, वो अगर आप देखोगे तो फार्मर की तरह काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट लेबर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका जो पूरा का पूरा जो फैमिली है वो हमको देखने को मिलता है, धीरे धीरे यहाँ पर एक्सपांड हुआ है वो फैमिली। उसके अलावा जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लोग एक्सोगैमस को अपनाते हैं, एक्सोगैमस को फॉलो करते हैं। एक्सोगैमस का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई जो सेम जो क्लैन होता है, सेम जो वंश होता है, सेम वंश में दोस्तों यहाँ पर ये शादी नहीं हो पाती है इनकी। अगर एक वंश चल रहा है पूरा का पूरा तो उस सेम वंश में शादी नहीं होती है इनकी।
ठीक है। तो इस तरीके से चेंजू ट्राइब को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन है, स्पेशली लोकेशन पूछी जाती है। बाकी फेस्टिवल के बारे में ऑलरेडी कुछ डेटा जो है मैंने यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर दिया है। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक और शॉर्ट न्यूज़ है, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना की बात यहाँ पर की जा रही है। तो हाल ही में यहाँ पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं, तो इस मंत्रालय के जो ये मिनिस्टर हैं दोस्तों, इन्होंने अभी इसी परियोजना का उद्घाटन किया ओडिशा में, ओडिशा के संबलपुर में। इस वजह से यहाँ पर ये परियोजना चर्चाओं में आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो परियोजना आपको देखने को मिल रही है, ये स्पेशली किन लोगों के लिए है, जो पीएम स्वनिधि स्कीम के बेनिफिशियरीज हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर इस स्कीम के बेनिफिट्स को उठा रहे हैं। स्पेशली जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स कहने का मतलब है ठेला लगा रहे हैं, फल वाले हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ये पर्टिकुलरली इस परियोजना को लाया गया। ठीक है, अब आगे मैं इसके बारे में और डिटेल से बताता हूँ। इस पर्टिकुलर परियोजना का मेन मकसद है जो एंटरप्रेन्योरशिप है हमारे देश में, उसको लेकर और ज़्यादा बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, जॉब्स क्रिएट करना। अब ये सब कैसे होगा? जब हम एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करवाएंगे। जब उनके पास में स्किल्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे यहाँ पर नई जॉब्स को जनरेट भी कर सकते हैं। और इसी पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस के अंदर में लगभग 22 सप्ताह तक एक व्यक्ति को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी, बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज तो होगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंडीशंस में भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। फिर लास्ट में सर्टिफिकेट्स वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब भारत सरकार यहाँ पे फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर इस तरीके से ये काम कर रही है, जहाँ पे जो हमारे गली के अंदर जो गलियों में इस तरीके से आप कह सकते हो ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा। और इस पूरे प्रोग्राम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर हैं 10 बड़े बड़े शहरों के अंदर, है ना, पहले उनके ऊपर एक स्पेशल फोकस किया जाएगा। जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो ट्रेनिंग के समय पर भी कुछ पैसा उनको मिलेगा एज अ स्टाइपेंड, जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से देश के अंदर में बिजनेस यानी छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो करने के लिए जो पर्टिकुलर परियोजना है वो रिसेंटली रखी गई है, वो न्यूज़ में बनी हुई है। now आगे आते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। यह आर्टिकल भी हमारे लिए रेलिवेंट होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। FMBAP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। FMBAP का मतलब है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम। तो हाल ही में जो हमारी सरकार है, इन्होंने एक प्रपोजल दिया कि हम क्या करेंगे। बेसिकली प्रपोजल क्या, इसको यहाँ पर अप्रूव भी कर दिया है, इस प्रोग्राम को एक अप्रूवल दे दिया है। इस प्रोग्राम में दोस्तों आने वाले 5 सालों में 4100 करोड़ रुपए, 4100 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे 2026 तक। अब जो ये फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम अगर आपको देखने को मिलेगा तो इस प्रोग्राम के बारे में जान लेना, ये आपके जीएस पेपर नंबर 2 के लिए भी रेलिवेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स के लेकर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, सबसे पहली चीज़ एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कहने का मतलब है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कौन से होते हैं, जहाँ पर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, वो कहलाती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, और जहाँ पर केवल केंद्र सरकार सारा पैसा लगाती है वो कहलाती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। तो ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद करेगी ताकि राज्य सरकार प्रॉपर तरीके से अपने यहाँ पर ऐसे इनिशिएटिव को लेकर चलें, कोई बाढ़ वगैरह आए तो बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। तो नाम से आपको पता चल रहा है फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो बाढ़ वाली सिचुएशन या बाढ़ वाली प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाना, ये बेसिकली इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। अब इसके लिए राज्य सरकारों को सपोर्ट करेगी केंद्र सरकार। और कैसे सपोर्ट करेगी, तो दोस्तों यहाँ पे जो फंडिंग होगी, अब मान लो कुछ स्टेट तो आते हैं स्पेशल कैटेगरी में। स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट कौन से हैं? 8 तो हमारे हो गए नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स, है ना। बाकी कुछ हो गए हमारे पहाड़ी इलाके, फॉर एग्जांपल हिली स्टेट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, प्लस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया। ये कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं। यहाँ पर पैसा कैसे खर्चा जाएगा? 90% केंद्र सरकार पैसा खर्चेगी और 10% यहाँ की सरकारें खर्चेंगी। उसके बाद इस प्रोग्राम को लागू करेंगे। लेकिन बाकी जो बची हुई जगह है, बाकी जो यहाँ पर नॉन स्पेशल कैटेगरी के अंदर स्टेट्स आते हैं, वहाँ पे 60% केवल केंद्र सरकार देगी, बाकी 40% इन सभी राज्यों को देना होगा। और ये पैसा यहाँ पर दोस्तों क्या करा जाएगा, यूज़ किया जाएगा ताकि फ्लड जैसी बाढ़ जैसी सिचुएशन है उसको रोका जा सके, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अभी इसका एक सेक्शन कंप्लीट हुआ है FMP। ठीक है, अभी यहाँ पर दोस्तों एक और सेक्शन है इसका RMBA। इस प्रोग्राम को 2 भाग में तोड़ रखा है। एक तो यहाँ पर बाढ़ को कंट्रोल करना, दूसरा जो नदियाँ हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना।
तो ये जो रिवर मैनेजमेंट को लेकर प्रोग्राम है, इसके अंदर में क्या है, फ्लड कंट्रोल करना, एरोजन के खिलाफ यहाँ पे कदम लगाना, प्लस यहाँ पर जो हमारी नदियाँ हैं उनका जो मेंटेनेंस है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलना, ये हमारा मेन मकसद है। और नदियों के मैनेजमेंट के लिए जो पर्टिकुलर स्कीम है, यहाँ पर जो पैसा खर्च जाएगा वो 100% सेंट्रल असिस्टेंस रहेगा, यानी कि 100% केंद्र सरकार ही सारा का सारा पैसा खर्च करने वाली है यहाँ पर। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। जहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने रिवर्स को पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है। आने वाले समय पर जैसा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है, फ्लड्स वगैरह आते हुए नजर आ रहे हैं। उन चीज़ों के ऊपर दोस्तों हम पहले से ही एक रोक लगाकर चल सकेंगे, तो इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है। ठीक है, तो शॉर्ट न्यूज़ में हमारी एक लास्ट शॉर्ट न्यूज़ है आज की, वो है अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे। हाल ही में दोस्तों यहाँ पर ये जो स्टेटहुड डे है वो ऑब्जर्व किया गया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। मैं आपको मैटर बता देता हूँ, तो ये आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को विश किया है, बधाइयाँ दी हैं उनके 38वें स्टेटहुड डे पर, जो उनका राज्य दिवस है बेसिकली, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 38th यहाँ पर स्टेटहुड डे मनाया गया है रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश का, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश को लोकेशन देखें तो फटाफट ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया का मैप, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूरा पोर्शन, ये सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो कि असम के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, नागालैंड के साथ में, प्लस चाइना के साथ में, और इधर म्यांमार के साथ में। तो 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी शेयर हो रही हैं, प्लस कुछ यहाँ पर हमारी नेशनल बाउंड्रीज 2 नहीं 3 हो रही हैं। भूटान भी है इधर से, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर हम इतिहास देखें तो अरुणाचल प्रदेश की जब बात यहाँ पर की जाती है तो ब्रिटिश कंट्रोल भी यहाँ पर रहा है, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पूरा कंट्रोल किया हुआ था। एक ट्रीटी वगैरह यहाँ पर की हुई है, ट्रीटी ऑफ यांदाबू नाम की ट्रीटी यहाँ पर हुई हुई है दोस्तों, है ना। और जब ट्रीटी हुई, ट्रीटी के बेसिस पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल आया अरुणाचल प्रदेश पर, और कंट्रोल करने के बाद में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने दोस्तों यहाँ पर 1838 में एक बॉडी बना दी जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते 1914 में एक शिमला ट्रीटी हुई, और उस शिमला ट्रीटी को यहाँ पर क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंस मिला तब जब शिमला ट्रीटी ने दोस्तों एक बाउंड्री बना दी तिब्बत और NEFA के बीच में। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ट्रीटीज़ है वो साइन की गई, जहाँ पर दोस्तों अलग अलग जो एरियाज़ है उनको डिफाइन किया गया, बॉर्डर्स यहाँ पर ड्रॉ करने की बात की गई। ब्रिटिश रूलर्स के यहाँ पर समय की बात थी। बट जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा अलग से राज्य नहीं था। कुछ समय पहले तक अरुणाचल प्रदेश असम के अंदर में हुआ करता था, असम का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों। असम से बाद में वो सेपरेट होता है, बाद में अलग होता है, और अरुणाचल प्रदेश को बाद में पूरी तरह से एक राज्य का दर्जा दिया गया था 20 फरवरी 1987 में। और जब इसको एक पूरा राज्य का दर्जा दिया गया तो तब जाकर दोस्तों भारत के अंदर 24वां राज्य बना था 1987 में। ये हमने किया था काम 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, जब हमने इसको स्टेटहुड डिक्लेयर किया था तो वो कौन सा राज्य बना था इंडिया का, तो 24वां राज्य बना था। कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से, तो 55th यानी 55वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से यहाँ पर ये किया गया था। ध्यान रखना तो इम्पॉर्टेंट है, और ऐसी चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, स्पेशली वनडे एग्जामिनेशन के अंदर। तो मैंने आपको ये वैसे पढ़ा दिया है, तो पूछा जाए या ना पूछा जाए आपकी तैयारी है ना। फाइनली आते हैं आज के हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर में। कुछ रेलिवेंट एडिटोरियल्स हमारे पास में जिसको काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे। शानदार टॉपिक न्यूज़ में आया हुआ है। सबसे पहला एडिटोरियल दोस्तों यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, अरुण मायरा साहब ने इस एडिटोरियल को लिखा हुआ है। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर का ही एडिटोरियल आपको ये नजर आएगा। वैसे आज की न्यूज़पेपर में जो शॉर्ट न्यूज़ है वो बहुत कम थी। आज सैटरडे भी आर्टिकल कम ही आते हैं, एडिटोरियल भी कम आते हैं, साइंस एंड टेक का पेज आता ही नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें कट जाती हैं सैटरडे में। तो एडिटोरियल में, सभी एडिटोरियल में केवल इकलौता इंपॉर्टेंट यही आर्टिकल है। ठीक है, तो राइटर यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसी पूरे एडिटोरियल की सारी न्यूज़पेपर की कटिंग जो है मैंने यहाँ पर लगा दी है। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अलग अलग यहाँ पर नीतियों को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको वेस्टर्न कल्चर अपनाना छोड़ना होगा। भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, USA है, यूरोप की सारी कंट्रीज़ हैं, इनकी जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स की वो अलग है,
और हमारी जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स की जो पहले हुआ करती थी वो अलग थी, बट वेस्टर्न कल्चर जो है वो इंडिया या सभी कंट्रीज़ के ऊपर में एक डोमिनेशन बनाता हुआ चला गया। और जो अमीर अमीर देश हैं उन्हीं को देखकर उन्हीं को कॉपी करते करते यहाँ पर इंडिया भी वही काम करने लगा। राइटर बोलते हैं वही काम करते करते आज हम इस कगार पर आ गए हैं कि क्लाइमेट चेंज का जब भी मैटर उठता है तो इंडिया के ऊपर थोप दिया जाता है कि भाई इंडिया बहुत पोल्यूशन कर रहा है, बहुत प्रदूषण पैदा कर रहा है। तो एट द लास्ट यहाँ पर इन सब चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो यही है कि भाई हम अपने पुराने ज़माने वाले मेथड्स पर चले जाएं। लोकल सोल्यूशन सबसे बेस्ट तरीका है दुनिया भर की इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए। ये हमारे राइटर एग्जैक्टली बोलते हैं। ये बेसिकली मैंने एक ओवरव्यू दिया है, वो पुराना सोल्यूशन क्या है वो भी आगे आपको धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। फिर एट द लास्ट आप मुझे बताना राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सहमत हो या नहीं हो। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर कर सकते हो, ठीक है। इनका कहना यह है कि जो इंडिया की इकॉनमी है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर खुद ये बात बोल चुके हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी से कि देश की जो जीडीपी है, ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारी इकॉनमी है वो कितनी बढ़ जाए, देश की जीडीपी कितनी भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन अगर देश के सिटीजन की सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है तो उस जीडीपी का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे देश के नागरिकों को एक अच्छी जॉब की रिक्वायरमेंट है, तभी जाकर यहाँ पे उनके पॉकेट में ज़्यादा पैसा आ पाएगा, तब जीडीपी बढ़ने का कोई मतलब निकल कर आएगा। अगर एक तरफ जीडीपी बढ़ रही है, देश में यहाँ पर प्रॉपर जॉब्स नहीं है या पॉवर्टी है, फिर वो कोई मतलब नहीं है उस जीडीपी का बढ़ने का। ये बात रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उठाया। अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ये पूरा सिस्टम जो है ना काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। चाहे अगर हम एक इंसानी शरीर की बात करें या हम अपने पूरे देश की इकॉनमी की बात करें, इनको इसके साइज के आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई हाँ साइज बहुत बड़ा है इस इंसान का। अब मान लो एक ह्यूमन बॉडी का साइज बहुत बड़ा है, अंदर से वो कमज़ोर है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मतलब आप उस साइज से तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना। जो मैटर करता है वो उसका शेप मैटर करता है। अब जीडीपी ग्रोथ जो है, जब हम बात करते हैं देश की इकॉनमी की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही जीडीपी हमारी इकॉनमी के हेल्थ को यहाँ पर दर्शाता है। इकॉनमी की जो सारी हेल्थ है उसको मेजर करने का काम करता है। अब राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर आप देखोगे तो हमने इकॉनमी को इम्प्रूव करने में जो मॉडल्स अपना लिए हैं ना, वो सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले मॉडर्न हैं। सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो अपनाया वो हमने अपनाया, उसके बेसिस पर आज हम चल रहे हैं। और जो भी हमारी जीडीपी, जो भी इकॉनमी हमारी पहुंची है, सबसे बुरी सिचुएशन यह है कि इंडिया आज भी दुनिया में मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज़ में काउंट किया जाता है। अगर भारत के अंदर में प्रॉपर वेल्थ है, अगर पैसा है भी, हमारी इकॉनमी है, तो वो जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत गलत तरीके से हुआ हुआ है। देश का आधे से ज़्यादा पैसा अगर आप देखोगे तो वो जो यहाँ पर ऊपर के 2-3% लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके पास में वो पैसा, बाकी जनसंख्या के पास में यहाँ पर कोई ज़्यादा पैसा है नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का बहुत ही ज़्यादा पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इंडिया के अंदर जो ये कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, उसके अंदर जो इनइक्वालिटी है वो अभी भी वर्स्ट कंडीशन में है, ये राइटर ने बोला है। अब राइटर ये बोलते हैं कि देखो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मैं ना ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बोलता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ जो हमारी सीतारमन जी हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी कि इंडियन इकॉनमी बहुत पुअर शेप में चल रही है। इसका रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन करंट गवर्नमेंट में है वही कंडीशन यहाँ पर पिछले वाली सरकार में भी थी, ऐसा यहाँ पर ये बोलते हैं। इनका कहना यह है कि देखो जितनी भी इंडियन गवर्नमेंट्स आई हैं सबका यही रोल रहा है। देश के अंदर जब से लिबरलाइजेशन किया गया, इकॉनमी को और ज़्यादा खोला गया दुनिया भर के सामने 1991 में, और तब से यहाँ पर जीडीपी के ऊपर फोकस होने लगा। और पिछले बार भी, यानी कि जब यहाँ पे कह सकते हो कि जो पिछली सरकार चली थी कांग्रेस की, तो उन 10 सालों में यहाँ पर कह सकते हो जीडीपी है वो 7.2% से ग्रो की। वही कंडीशन अब की बार भी देखने को मिली है ना। पिछली बार भी यहाँ पर 7.2% से ग्रोथ हो रही थी, बट 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था दुनिया भर में, तो थोड़ा बहुत थम गया था मामला। वही सिचुएशन अब की बार देखने को मिला। करंट गवर्नमेंट के समय पर भी दोस्तों पिछले 10 सालों में जो हमारी इकॉनमी है, जो जीडीपी है वो 7.2% के आसपास रही। ऐसे जो हमारी जो इकॉनमी वो ग्रो करती रही, तो ग्रोथ करने का यहाँ पर जो कह सकते हो परसेंटेज है वो सिमिलर है। अब हमें भी यहाँ पर कोविड-19 में, मतलब कि करंट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर कोविड-19 में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर फेस करनी पड़ गई। तो प्रॉब्लम दोनों के कंडीशंस में हमको देखने को मिले। अब राइटर इन सब चीज़ों को हटाते हैं कि चलो हमने बहुत कर ली इकॉनमी की बात, इकॉनमी में भी यहाँ पर स्टेबल कंडीशन में नहीं है, हमने हर चीज़ को अपनाया, वेस्टर्न कंट्रीज़ के मॉडल्स को अपनाया, फिर भी यहाँ पर चीज़ें उस वे में नहीं चल पा रही हैं। और इन अमीर देशों को फॉलो करने की चक्कर में हम अपने देश का खुद का लोकल सोल्यूशन भूल रहे हैं। अब राइटर ये बोलते हैं कि भाई इकॉनमी की बातों को साइड में हटाओ,
दुनिया में जितनी भी इकॉनमीज अगर आप लोग देखते हो, ठीक है, हमारे इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला जा रहा है कैसे ये इकॉनमीज बढ़ पाई हैं। एक ज़माने में सबसे पहले लोग खेती तो कर रहे थे, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ आए, और फिर इंडस्ट्रीज से लोग सर्विस की तरफ बढ़े, और इसी तरीके से लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। यही पाथ तो सभी जगह पर अपनाया गया है ना। और आज यहाँ पर ऐसा देखा जाता है भाई गांव जो है वो बुरे हैं, शहर जो हैं वो अच्छे हैं। इस तरीके का जो मॉडल है दोस्तों वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है, वही मॉडल्स अपनाए जा रहे हैं कि भाई जो खेत हैं वो बेकार हैं, फैक्ट्रीज जो हैं वो बढ़िया हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली उन्होंने यहाँ पर सामने लाकर रख दी हैं। अब इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो भारत एक प्रॉपर विकसित देश नहीं है। हमने अपना टारगेट सेट कर रखा है भाई 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। और डेवलप्ड कंट्री ना होने की वजह से इंडिया में एक तो देखो शहरीकरण भी अभी स्लो है, और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज वगैरह भी इतने बड़े लेवल पर ग्रो नहीं कर रही हैं। तो अभी इस मामले में हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। अब क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हम लगातार काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हमारा टारगेट है हम डेवलप्ड कंट्री बने, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी मतलब उतना ज़्यादा प्रदूषण होगा, पोल्यूशन होगा। और आज का सिचुएशन अगर आप देखोगे तो दुनिया भर का प्रेशर पड़ रहा है कि भैया दुनिया में ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अपने इकॉनमी में आप सुधार कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करना शुरू करो। जो आप कोयला वगैरह जला रहे हो है ना, उसका यूज़ कम करो, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो दोस्तों कोयला जलेगा और भी कई सारे प्रकार के प्रदूषण होंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सब कंट्रीज़ का प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। तो इंडिया आज एक नई प्रॉब्लम में फंस चुका है। जब जब पोल्यूशन होगा, जब भी कहीं मीटिंग होती है तो नाम आता है इंडिया, चाइना, कुछ और कंट्रीज़ का, भाई यही सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रही हैं। समझ गए? तो आज हम लोग डेवलप ऑलरेडी हुए नहीं हैं, डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन डेवलपिंग स्टेज में जाने के बाद भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ के मॉडल्स को अपनाए, उनकी तरह यहाँ पर रिच बनने की कोशिश की जा रही है बहुत जल्द से जल्द, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं, जो कैनेडियन एनवायरनमेंट के साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर बुक के अंदर कई सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं। उन्होंने बोला है कि आज की ज़माने की जो इकॉनमी है जहाँ पर हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल सभी जगह पर हो रहा है, उसको नहीं रोका जा सकता। आज की सभ्यता जो आपको देखने को मिलती है यहाँ पर स्टील का, कंक्रीट, प्लास्टिक, फूड, इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है दोस्तों। अब स्टील और कंक्रीट तो ज़रूरी है बिल्डिंग्स के लिए। अरे भाई सरिये और कंक्रीट के बिना, सीमेंट के बिना बिल्डिंग बन जाएगी क्या? ना बिल्डिंग बने, ना रोड बने, ना पुल बने। तो ये बेसिक नीड्स हो चुकी हैं हमारे लिए। और इस पूरे मशीनरी के अंदर में जो स्टील है, सरिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। जितनी भी मशीनरीज आप देखने को मिलेंगी वहाँ पे सभी जगह पर यूज़ हो रहा है। ये स्टील बन कैसे रहा है? फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है इनको बनाने में, ठीक है। प्लास्टिक्स की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक आजकल कई सारी जगह पर कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है, बिल्डिंग्स, अप्लायंसेस, मशीनरीज के अंदर यहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक काफ़ी हल्की हैं, ईजी हैं, उसको यहाँ पर ड्यूरेबल है, उनका यूज़ काफ़ी बढ़ा दिया गया है ना। ये आपको देखने को मिलेगा। अब प्लास्टिक कैसे बन रही है? प्लास्टिक भी फॉसिल रॉ मटेरियल से बनाई जा रही है। तो फॉसिल फ्यूल हर चीज़ में ज़रूरत पड़ रहा है, तो प्रदूषण रोकेंगे कहाँ हम? और दूसरी तरफ प्रदूषण रोकने का प्रेशर भी है इन कंट्रीज़ की साइड से, रिचर कंट्रीज़ की साइड से, जो ऑलरेडी प्रदूषण करके अपनी इस स्टेज पर पहुंची हैं। अब वो प्रेशर डाल रही हैं डेवलपिंग कंट्री पे, भाई आप प्रदूषण मत करो। हम दोनों तरफ से फंस चुके हैं। एक तरफ हम डेवलप्ड कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कई दशक लगने वाले आने वाले समय पर इन बेसिक मटेरियल्स को ख़त्म करने के लिए। तो कहोगे क्या सोल्यूशन है? राइटर ने तो बीच में अटका दिया, ना इधर के रहेगा ना उधर के। अब राइटर बोलते हैं इसका जो बेसिक सोल्यूशन है वो ये है कि भाई एक इंसान की ज़रूरत क्या है? एक इंसान की सबसे पहली ज़रूरत है खाना, यानी फूड। फूड ही तो मोस्ट फंडामेंटल नीड है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। भाई इस सरिये, कंक्रीट, प्लास्टिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड है। तो आप खाने के ऊपर ध्यान दो। खाने के ऊपर ध्यान देने का मतलब यह है कि आपका जो लोकल सोल्यूशन है, ट्रेडिशनल सोल्यूशन, पुराने ज़माने में इंडिया में जो एग्रीकल्चर हो रहा था, खेती बाड़ी हो रही थी, उसी खेती बाड़ी पर वापस पहुंच जाओ। राइटर ये बोलते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल का एक सबसे बड़ा सोल्यूशन यहाँ पर क्या है? भाई ये चीज़ तो रुकेंगे नहीं, है ना। हमें क्या करना होगा? फॉसिल फ्यूल जितना यूज़ का है, जितना कंट्री डेवलप करने की कोशिश कर रही है, उतनी ही दिक्कतें लोगों के पास में बढ़ रही हैं। प्लास्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं हम अपने हर जगह पर, सभी जगह पर इनका यूज़ हो रहा है।
तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या होगी कि भैया जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए, और उस एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स वगैरह है उसको ख़त्म कर दिया जाने की ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, उस प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग की हमें आज के समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उस ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही सारा का सारा काम बनेगा। तो राइटर का जो लोकल सोल्यूशन है, जो मेन काम करेगा वो क्या है? इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो लोकल सिस्टम सोल्यूशन यही है कि भाई अपने गांव में जो लोग हैं वो गांव में ही रहें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डेवलपमेंट की वजह से या फिर आगे बढ़ने की वजह से यहाँ पर शहर में भागें, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो गांधीयन सोल्यूशन की जब बात करते हैं तो गांधी जी का भी सोल्यूशन यही था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस है, उस सोशल प्रोग्रेस के लिए हमें वेस्टर्न सोल्यूशंस को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न कंट्रीज़ के सोल्यूशंस को लगातार अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अभी भी जो इंडियन सिटीजन्स है, भारत के नागरिक जो शहरों में रह रहे हैं, वो 64% है। कितने? 64%। सॉरी, शहर नहीं, गांव में जो रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, वो 64% है। जबकि चाइना में केवल 36% लोग गांव में रह रहे हैं, अमेरिका में केवल 17%। तो अभी भी इंडिया में जो मेजोरिटी लोग हैं वो फार्म में यानी खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं या गांव में स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो सही चीज़ है, यही सही चीज़ है, यही चीज़ हमें अपनानी होगी, क्योंकि एट द लास्ट यहाँ पे ह्यूमन की बेसिक नीड क्या है? फूड। तो इन रिच कंट्रीज़ के पीछे भागने से या इनको कैचअप करने की बजाय यहाँ पर इंडिया को जो आज की रियलिटी है उसी से सारा का सारा जो एडवांटेज है, सारा फ़ायदा है, वो हमें उठाना चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर राइटर के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो गए। क्लियर दोस्तों? मज़ा आ गया? बढ़िया तरीके से पूरा आर्टिकल समझ में आया? तो आज के सेशन में बस इतना ही है। ज़रा सा सेशन था लेकिन उसमें भी हमने ताबड़तोड़ कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए। हाँ, मुझे पता है कल वाला एक एडिटोरियल रह जा रहा है आपका, स्पेस सेक्टर में एफडीआई का जो मामला है वो अभी न्यूज़ में था। कल मैंने एक एडिटोरियल रखा हुआ था बट वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। डोंट वरी, कल संडे है, कल भी एक्सप्लेन हो जाएगा, तो उसकी परेशानी मत लेना बिल्कुल भी। वो एडिटोरियल मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है, तो रोज़ मेरे सामने है वो, तो स्किप नहीं होगा। तो आप उसके लिए परेशान बिल्कुल ना होना, ठीक है। फिलहाल के लिए हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। तो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन ये था कि भाई ये 5 देश हैं, बताओ इन 5 देश में से अफगानिस्तान कौन से देश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? सॉरी, इतने से कितने देश यहाँ पे कौन से देश है जो अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, 4 एंड 5, दैट इज़ ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये तीनों ही कंट्रीज़ का जो बॉर्डर है वो सीधा अफगानिस्तान के साथ में लगता है, ठीक है। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।